हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ 24 जनवरी 2019 की एमसीक्यू। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने तीसरा नौसैनिक अड्डा जिसका नाम है INS कोहासा, वो भारत ने कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो उसका आंसर होगा अंडमान निकोबार के अंदर भारत ने ये निर्णय लिया है। अंडमान निकोबार की भूमिका क्या है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताता हूँ। नक्शे पे बताने से पहले थोड़ा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। 2001 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में जो सरकार बनी थी, उसने निर्णय लिया था कि यहाँ पर ट्राई कमांड का मतलब है जो सेना के तीनों अंग है उनका मुख्यालय यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो राजधानी है अंडमान निकोबार की, वहां पर तीनों सेना के अंगों का, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों के मुख्यालय स्थापित किए गए। और जो इंडियन आर्मी है या इंडियन नेवी और एयरफोर्स है, उसके अंदर जो मुखिया होते हैं, जैसे आप जाने कि जो एडमिरल होता है, जैसे इस टाइम पर सुनील लांबा है, वो एडमिरल है। तो नौसेना का मुखिया जो है, ये 4 स्टार का एक मुखिया होता है जिसे कहते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जिसको एडमिरल कहते हैं। ऐसे ही वायुसेना के अंदर होता है एयर चीफ मार्शल। और इस तरीके से ही एक होते हैं आर्मी या थल सेना, उनको कहते हैं जनरल। आर्मी का होता है जनरल। इनके नीचे होते हैं 3 स्टार। 3 स्टार क्या है? एडमिरल की जब बात करेंगे तो ये आएंगे वाइस एडमिरल, ये होता है 3 स्टार अधिकारी इसके नीचे। और एयर चीफ मार्शल के नीचे जो होता है वो होता है एयर मार्शल। और जो जनरल होता है उसके नीचे होता है लेफ्टिनेंट जनरल। तो अंडमान निकोबार के अंदर जो सेना के तीनों अंग है उनके मुखिया होते हैं 3 स्टार अधिकारी। अब देखते हैं अंडमान निकोबार की महत्व क्या है। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि जो अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार के पास ही एक और क्षेत्र है जिसको कहते हैं मलक्का जल संधि। ये मलक्का जल संधि है जिसको मलक्का स्टेट भी कहते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इसका महत्व ये है कि चाइना, इधर जापान, साउथ कोरिया, इन सभी से जो मालवाहक जहाज है वो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। और जो ये फारस की खाड़ी है इधर की तरफ, ये फारस की खाड़ी जो मैंने गोल बनाई है, दुनिया का तेल संसाधन का जो प्रमुख क्षेत्र है वो फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ है। यहाँ से जो जहाज है वो चीन, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस जो जाएंगे वो भी इसी रास्ते से जाएंगे। इसलिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को ये जलदस्युग्रस्त भी है, ये क्षेत्र जलदस्युग्रस्त भी है, सी पायरेट्स है, लुटेरे भी हैं, उस दृष्टि से सुरक्षा चाहिए। और दूसरा भारत के लिए चिंता का विषय है कि हाल ही के दिनों में चीन ने अपनी हिंद महासागर के अंदर अपनी गतिविधियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसे आप देखें कि हाल ही के दिनों में उसने क्या किया, उसने श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा नाम का एक बंदरगाह 99 साल के लिए पट्टे पे ले लिया। इसके अलावा मालदीव के अंदर भी उसने अपनी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। हमारा ये सौभाग्य रहा कि 2018 के अंदर मालदीव में जो चुनाव हुए उसमें मोहम्मद सोले की जो नई सरकार आई है, जिसके मुखिया हैं वो, उनने भारत के प्रति अपने दोस्ताना रुझान को स्पष्ट किया। और साथ ही उसने कहा है कि पुराने जो समझौते हुए थे सरकार के और चीन के बीच में, उनका वो पुनर्वलोकन करेंगे। इसके अलावा चीन ने हाल ही के दिनों में एक देश पड़ता है जिबूती, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये देश है जिबूती, यहाँ भी चीन ने अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया। तो ये हिंद महासागर, ये है हिंद महासागर हमारा। हिंद महासागर के अंदर चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि भारत अंडमान निकोबार के अंदर अपनी जो रक्षा प्रेजेंस है, जो हमारी डिफेंस है, उसके वहां पर प्रेजेंस को बढ़ाए। इसीलिए और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कौन सी सेना का अंग होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर है नौसेना। हालांकि सेना के तीनों अंगों का यहाँ पर मुख्यालय है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ नौसेना है। और इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना के यहाँ पर 2 एयर स्ट्रिप है, यानी कि 2 हवाई पट्टियां हैं। यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ।
एक तो उत्तरी अंडमान, ये उत्तरी अंडमान है, यहाँ शिवपुर पड़ता है जहां पर हवाई पट्टी बनी हुई थी। इसी को बढ़ाकर या इसी का विकास करके अब इसे नाम दिया गया इंडियन नेवल स्टेशन, जिसका नाम दिया गया है कोहासा। ये यहां पर है। इसके अलावा इंडियन नेवी की एक हवाई पट्टी जो है दक्षिण निकोबार में है, जिसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के अंदर कैंपबेल के नाम से हवाई पट्टी है, कैंपबेल बे। तो इस दृष्टि से हाल ही के दिनों में यहां पर तीसरा नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, उसमें है कि हाल ही में 7 नाम की रणनीति शुरू की गई है। यह रणनीति किस क्षेत्र में सुधारने के लिए और किसने शुरू करी गई है? देखिए यहां पर तो इसका आंसर होगा चौथा वाला, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। थोड़ा मैं आपको यहां पर बता देता हूं, और जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। 2-3 बातें मैं यहां बताता हूं। 2017 के अंदर वर्तमान में मोदी सरकार ने फैसला किया एक योजना शुरू की जाएगी जिसका नाम है होगा 7 का मतलब है सस्टेनेबल एक्शन थ्रू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी कि जो मानव संसाधन है उसे विकसित करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया। और यह कार्यक्रम शुरू किया है नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जो है उसी के द्वारा शुरू किया गया, जिसके वर्तमान में जो सीईओ हैं उनमें नाम आप देखते होंगे, राजीव कुमार जी का नाम आता है, और सॉरी अमिताभ कांत, और जो उसके सीईओ हैं उनमें राजीव कुमार का नाम आता है। तो इसी नीति आयोग ने निर्णय लिया था 2017 में कि ये शुरू किया जाएगा कि जिसके अंतर्गत सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, मानव संसाधन को विकसित करने के लिए। और इसके अंतर्गत 2 हिस्से लिए गए। एक तो लिया गया स्वास्थ्य का हिस्सा, ये स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के मामले में 3 राज्यों का चुनाव किया गया, क्योंकि संसाधन जो है सीमित है, इसीलिए राज्यों से उनकी सहमति मांगी गई और साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस भी देखी गई, जिस आधार पर 3 राज्यों का चुनाव किया गया, जिसमें एक तो हमारा उत्तर प्रदेश है पहला, इसके अलावा इसके अंदर असम और कर्नाटक, ये ध्यान रखना आपको। 3 राज्यों के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित 7 परियोजना शुरू करी गई। अब 2019 के अंदर क्या आया, और दूसरा क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए अभी 3 राज्यों का चयन किया गया, जिसकी वजह से मैंने ये न्यूज दी है। वो राज्य कौन कौन से हैं? एक तो एमपी, एक झारखंड, और तीसरा जो है वो है ओडिशा। इनके अंदर ये शुरू किया गया। तो नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया ये योजना है, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संस्था है मैकेन्से, वो भी इसके अंदर सहभागी है। अगला आ गया सी विजिल 2019 क्या है सी विजिल का। तो सी का मतलब जो है यहाँ पर ये है सी यानी कि समुद्र, और विजिल का मतलब होता है पहरेदारी। तो इंग्लिश में अगर आप इस मीनिंग को देखेंगे तो आंसर जो है आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। ये नौसेना और तटरक्षक बल का नौसैनिक रक्षा अभ्यास है। 2008 के अंदर 26/11 का हमला हुआ था मुंबई पे। उसके बाद देश के अंदर ये बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास या रक्षा अभ्यास किया गया, जिसमें जितने भी तटवर्ती राज्य हैं भारत के, तटवर्ती राज्य की जो संख्या है उसके बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था उत्तराखंड के अंदर। तो जरा एक बार देख लेते हैं जिन राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं। संख्या पूछी थी उत्तराखंड पीसीएस में। पश्चिम तट से शुरू करते हैं गुजरात, अगला आ गया महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल। ये तो हो गए हमारे पश्चिमी तट के ऊपर। पूर्वी तट पर कौन कौन से? दक्षिण से चलते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। तो संख्या कितनी हुई राज्यों की? आप देखेंगे राज्यों की संख्या होगी 9। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश भी मिला लें इसमें, तो इधर की तरफ कौन कौन से आएंगे? दमन दीव और अंडमान निकोबार, दमन दीव और दादर और नागर हवेली, ये आ जाएंगे।
इधर की तरफ कौन से आ जाएंगे, इधर की तरफ पुदुचेरी आ जाएगा। तो यदि हम कुल संख्या देखेंगे तो उसके बाद हम पाएंगे कि ये 12 बैठ जाएंगे। तो इन सभी के अंदर मिलाकर, इन सभी को जोड़कर, यानी कि सारे राज्य, सारे केंद्र शासित प्रदेश जो जो यहाँ जुड़े हुए, उनके अंदर ये आयोजन किया गया। और इसमें भारतीय नौसेना के जो एडमिरल है उनका नाम है सुनील लांबा, और जो तटरक्षक है ये तटरक्षक। अब तटरक्षक के बारे में, जिन्हें कहते हैं कोस्ट गार्ड, यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनका भूमिका क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है। देखिए, भारतीय तटरक्षक जो है वो भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए इनका गठन किया गया 1978 के अंदर। और वर्तमान के अंदर इनका जो मुखिया होता है वो एक 3 स्टार अधिकारी होता है, और वर्तमान के अंदर राजेंद्र सिंह इसके भारतीय तटरक्षक के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक, इनके पदाधिकारी जो है वो महानिदेशक कहलाता है। और जो हमारे तटरक्षक है इनका जो मुख्यालय है, या इनके 4 कमांड बनाए गए, 5 कमांड बनाए गए, कहाँ कहाँ पर है, तटरक्षक के कमांड बता देता हूँ। तो भारत की जैसे 3 तरफ समुद्री सीमाएं हैं, तो पश्चिम के अंदर इसके जो तट है वो कहाँ, एक उत्तर पश्चिम में, जैसे इसे आप देखेंगे उत्तर पश्चिम, और इसे पश्चिम, इधर पूर्वी, और एक है उत्तर पूर्वी। तो जो पश्चिम है, पश्चिम तो मुंबई के अंदर, जो उत्तर पश्चिम है ये गांधीनगर गुजरात के अंदर, और जो पूर्वी तट है यहाँ पर, तो पूर्वी तट जो स्थित है वो है चेन्नई, और जो उत्तरी पूर्वी तट है जो ऊपर मैंने दे रखा है ये है हमारा कोलकाता, और एक है अंडमान और निकोबार। तो भारतीय तटरक्षक जो है इसके 5 कमांड है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो हमारी नौसेना है उसके जो कमांड है वो कौन कौन से, उसके कमांड, एक तो पश्चिमी कमांड है नौसेना का, जो पश्चिमी कमांड है वो मुंबई के अंदर स्थित है, और जो इसका दक्षिणी कमांड है वो कोची में, और इसका जो पूर्वी कमांड है वो है विशाखापट्टनम के अंदर। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 7 रणनीति का इसका आंसर होगा 1, और सॉरी सी विजिल का आंसर हो गया नौसेना और तटरक्षक। इसके बाद आ गई अगली न्यूज, अटल पेंशन योजना। 2015 के अंदर भारत सरकार ने ये योजना शुरू करी थी, जिसका लक्ष्य ये था कि 18 वर्ष से लेकर और 40 वर्ष तक के जो युवा हैं वो इसके अंतर्गत योजना में शामिल हो सकते हैं, और उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह तक की पेंशन उपलब्ध कराई जा सकती है जितना वो निवेश करेंगे। तो उसकी अधिकतम सीमा जो है वो 5,000 रुपए थी। अब सरकार के पास ये सुझाव आया है, 2 सुझाव आए हैं, मैंने न्यूज तो एक ही दे रखी है, कि एक तो इसमें जो अधिकतम पेंशन है उसकी सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 की जाए, जो आंसर हो गया, और एक ये भी आया कि 40 साल से बढ़ाकर इसकी आयु 50 वर्ष की जाए। अगली न्यूज है, वनडे मैचों में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड, 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो भारतीय गेंदबाज है मोहम्मद शमी। तो हाल ही में जो भारत और न्यूजीलैंड की जो वनडे सीरीज चल रही है उसमें इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त करी। इससे पहले जो सबसे तेजी से विकेट लेने का रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड था इरफान पठान के नाम, जिन्होंने 59 मैचों में 100 विकेट लिए थे, और मोहम्मद शमी ने 56 मैचों के अंदर 56 मैचों के अंदर ये उपलब्धि प्राप्त करी है। अगला पॉइंट आ गया, शिखा सुरभि कौन है? तो अभी गणतंत्र दिवस जो हमारी परेड है उस परेड के अंदर एक महिला अधिकारी गणतंत्र दिवस पर पहली बार मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने वाली डेयर डेविल्स टीम, देखिए भारतीय जो सेना है उसकी एक शाखा है इंडियन आर्मी की जिसे कहते हैं कॉर्प्स ऑफ सिग्नल। ये जो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल है उसका ये है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स,
और हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, खासतौर से यूपी के लिए। क्यों? क्योंकि कॉर्प्स ऑफ सिग्नल की स्थापना 1911 में की गई और इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में। यहाँ पर ध्यान रखना, फतेहगढ़। और आर्मी ऑफ सिग्नल का मतलब क्या हो गया? दूरसंचार, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, उसके लिए उसकी जो ब्रांच है रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो दूरसंचार, इसको लेकर जो हमारी आर्मी की टेक्निकल ब्रांच है उसे कहते हैं कॉर्प्स ऑफ सिग्नल। और इसकी एक टीम है जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर करतब दिखाकर कई विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हुए और उसी का नाम है डेयर डेविल। इस टीम का पहली बार अगुवाई एक महिला करेगी जिसका नाम है शिखा सुरभि। शिखा सुरभि हमारे प्रिय राज्य बिहार से संबंधित है। अगला हो गया, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर कितने बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा? देखिए, जो वीरता पुरस्कार है उसके अंदर जो संख्या आएगी वो 18 बच्चों की आएगी। एक तो अभी मैंने आपको 23 तारीख की न्यूज में बनाया, वो था बाल पुरस्कार दिए गए। तो बाल पुरस्कार जो है वो आम, देखिए 2 पुरस्कार हो गए, एक तो वीरता पुरस्कार और एक हो गए बाल पुरस्कार। बाल पुरस्कार जो है आमतौर पर जो दिए जाते थे वो दिए जाते थे जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर, यानी कि 14 नवंबर को। लेकिन इस बार वो पुरस्कार जो है 14 नवंबर को नहीं दिए गए और वो 22 जनवरी 2019 को दिए गए। उसमें आपने पढ़ा था, बच्चों के बारे में मैंने बताया था। और अब यह है वीरता पुरस्कार जो गणतंत्र दिवस परेड के उपलक्ष्य के दिन राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फिर है वित्त मंत्री अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण वित्त मंत्रालय का पदभार किसे सौंपा गया? तो इसके अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्हें अतिरिक्त भार सौंपा गया। अरुण जेटली अस्वस्थ होने के कारण उनका न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर ऑपरेशन कराया गया, जिस वजह से अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल। और उम्मीद है कि जो इस बार का बजट प्रस्तुत होगा वो भी पीयूष गोयल जी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। अगली है, किन राज्यों में देश के 2 गलियारे, रक्षा गलियारे स्थापित किए जाएंगे? हालांकि न्यूज 2018 की है, लेकिन अभी करंट में इसलिए अभी बताता हूं मैं। ये आंसर तो होगा उत्तर प्रदेश और ये आंसर नहीं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। और उत्तर प्रदेश इसलिए रक्षा गलियारे क्या है कि भारत जो है वर्तमान के अंदर दुनिया के सबसे बड़े जो हथियार आयातक देश हैं उनमें भारत शामिल है। सऊदी अरब के साथ भारत का नाम आता है। लेकिन भारत ये चाहता है कि अब हम अपनी हमारी जो प्रतिभा है विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, उसका लाभ उठाते हुए हम हथियार और रक्षा उपकरण बनाएं और इनको हम निर्यात भी कर सकें। इसी उद्देश्य से स्वावलंबन और निर्यात के उद्देश्य से रक्षा गलियारे स्थापित किए गए। निर्मला सीतारमण जो रक्षा मंत्री है उन्होंने 2018 में इसकी घोषणा करी। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे, ये यूपी कांस्टेबल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूपी के अंदर जो जिले चिन्हित किए गए हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं। एक तो आगरा, दूसरा कानपुर, याद कर लेंगे आप लोग, आगरा, कानपुर, झांसी, यानी कि बुंदेलखंड का विकास भी संभव है, झांसी, लखनऊ, चित्रकूट और अलीगढ़। ये आप लोग जरूर याद कर लेंगे। यूपी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और जब ये कार्य प्रारंभ करेंगे तो इसमें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बहुत लाभकारी परियोजना है। आखिरी न्यूज है, 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 दिवस है। हमारा आंसर जो होगा वो होगा ये वाला, चौथा। एक तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। पिछले साल ही माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा करी थी कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ था। इससे पहले यूपी को जाना जाता था संयुक्त प्रांत, जिसे कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस।
हालांकि यूपी का जो गठन है वो तो 1 अप्रैल 1937 को है, लेकिन यूपी के नामकरण की तारीख 24 तारीख है। इसीलिए इस बार इस भव्य समारोह आयोजन मुंबई में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ वहां पर भी गए थे। इसके अलावा एक और रूप में मनाया जाता है ये राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब मैंने, और जो भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो इस नंबर के ऊपर मेरे साथ जुड़ जाएं, 9758702006। आप लोगों ने समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा और सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को संबोधित कर पाऊं। यहाँ पर मैंने दे दिया बच्चों, ये देखिए, यहाँ मैंने पीडीएफ का नंबर भी है, और साथ साथ आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीजें करना ना भूलें।